हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये 7वां लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि पिछले 6 लेक्चर्स आपने देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा। और ये फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट लेक्चर है आज हमें इसके लास्ट 3 फीचर्स के बारे में पढ़ना है। ये खत्म हो जाएगा और कल हम इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रीएम्बल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एंड आज हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स का 15th फीचर पढ़ना है, यानी कि अभी तक हमने 14 फीचर्स के बारे में पढ़ा है। अब खाली इस वीडियो के अंदर हमें लास्ट वाले 3 फीचर्स के बारे में पढ़ना है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो इसलिए आप एक एक चीज को गौर से देखोगे, गौर से समझोगे। उसके बाद जिन जिन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझोगे उनको आप कॉपी पर लिखोगे। जो पॉइंट्स आपको एक ही टाइम वीडियो देखने पर क्लियर नहीं हो जाएंगे, आप फिर से वीडियो को देखिएगा एंड वो पॉइंट्स आपको डेफिनेटली क्लियर होकर ही रहेंगे। यहां पर आज का फीचर हमें पढ़ना है 3 टायर गवर्नमेंट के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास यहां पे अपने अपने पावर्स है। दोनों डिफरेंट चीजों पर लॉज बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोकल इश्यूज ऐसे होते हैं जो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं ना ही स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। तो इन टाइप्स के लोकल इश्यूज को देखने के लिए बनाई गई थी लोकल गवर्नमेंट। एंड यहां पर लोकल गवर्नमेंट को किस लिए बनाया गया था? इसीलिए ताकि जो लोकल इश्यूज होंगे, जो गांवों के अंदर जो छोटे मोटे मसले मसाइल होंगे, उनको सॉल्व करने का जो काम है वो यही लोकल गवर्नमेंट किया करेगी। अब इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे ऐड किया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। यानी कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टायर गवर्नमेंट नहीं है, ड्यूअल गवर्नमेंट ही नहीं है, अब है 3 टायर गवर्नमेंट। एक है अब सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरी है अब लोकल गवर्नमेंट। ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा जाता है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इनको हमने अलग अलग फीचर्स के अंदर बार बार इस्तेमाल किया। पिछले 1-2 क्लासेस के अंदर मैंने आपको ये समझाया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कोई बदलाव लाया जाता है वही कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे यहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब यह है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd टाइम्स का बदलाव था। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे लास्ट वाला बदलाव जो लाया गया था वो लाया गया है 2021 के अंदर। एंड उस टाइम वो कितने नंबर का बदलाव था? वो था 105th वाला टाइम्स का वो बदलाव था। इसका मतलब यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक 105 मर्तबा बदलाव लाए गए हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या होता है। एंड ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd, 74, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनका मतलब क्या होता है? आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो यहां पर हमने क्या बताया लास्ट में, ये जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से ऐड किया गया है। एंड कब ऐड किया गया है? 1992 में इनको ऐड किया गया है। तो यहां पर आप याद रखोगे दोनों चीजें, डेट भी याद रखोगे और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे यहां पर उनको भी याद रखोगे। अब ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स क्यों हैं यहां पर? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट होती है इनकी है 2 टाइप्स। एक है वो गवर्नमेंट जो कि विलेजेस में होती है, यानी कि रूरल एरिया
एरियाज में होती है उसे हम कहते हैं पंचायती राज, एंड दूसरी होती है वो लोकल गवर्नमेंट जो कि अर्बन एरियाज में होती है, जो कि सिटीज में होती है, जिन्हें हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। यानी कि ये भी आपने याद रखा होगा कि हमारे लोकल गवर्नमेंट के टू टाइप्स होते हैं। एक होती है वो जो कि रूरल एरियाज में होती है, उसे हम कहते हैं पंचायती राज। दूसरी होती है वो जो कि अर्बन एरियाज में होती है, जिसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। अब यहां पर और पॉइंट्स देखेंगे कि यहां पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट की ही मदद से इन पंचायतों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। और किस पार्ट के अंदर इनको ऐड किया जाता है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से इन पंचायतों को यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के अंदर। मैंने ऑलरेडी आपको पहली क्लास के अंदर समझाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज कुल मिला के कितने पार्ट्स है। कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने पार्ट्स है। किस शेड्यूल के अंदर पंचायत को ऐड किया गया है, शेड्यूल 11 में। एंड मैंने समझाया था, मैंने बताया है आपको कुल मिला के कितने शेड्यूल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने शेड्यूल है। उसके बाद नया अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, 74th अमेंडमेंट एक्ट। अब 74th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से किसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, म्युनिसिपैलिटीज को, यानी कि जिसे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और इसको किस पार्ट के अंदर ऐड किया जाता है, पार्ट 9th ए के अंदर ऐड किया जाता है। यह पूछा जाएगा, बताओ कि म्युनिसिपैलिटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर ऐड किया गया है। ऑप्शन आपके पास होगी, आपको पता होना चाहिए, पार्ट 9th ए के अंदर ऐड किया गया है। और किस शेड्यूल के अंदर इनको ऐड किया गया है, 12th शेड्यूल के अंदर। दैट मीन 73rd पंचायत उसको ऐड किया गया है 11th शेड्यूल और 9th पार्ट के अंदर, और म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया है 12th शेड्यूल और 9th ए पार्ट के अंदर। दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों अमेंडमेंट एक्ट्स के लिए। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर एक और फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको आप कंसेप्ट को पहले समझोगे, उसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है उसको हम बाद में देख लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। वो यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। एंड इनका जो मकसद होता है, यानी कि इनका मकसद खाली अपना प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मकसद होता है, इनका मोटिव रहता है एक दूसरे की हेल्प करना। इनका मकसद खाली अपना मुनाफा कमाना नहीं होता है, इनका मकसद होता है एक दूसरे की हेल्प करना उनकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। यहां पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में इतना याद रखना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अब वो हम देखते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे ऐड किया जाता है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू लाया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बताओ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से लाया गया है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, यानी कि 2011 में इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा जाता है। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चेंजेस लाए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। पहला बदलाव क्या लाया गया था, यहां पर हमें वो 3 बदलाव पढ़ने हैं, वो 3 चेंजेस अब हमें यहां पर पढ़नी है। पहला बदलाव क्या लाया गया, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें अलग से पढ़ना है तो वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमें फिर से पढ़ना है। यहां पर आर्टिकल 19 क्या बता रहा है, आर्टिकल 9 बता रहा है कि यहां पर एक इंसान को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक इंसान को कोई रोक नहीं
खरीद सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है, कम से कम मिनिमम 10 पीपल्स होनी चाहिए जो एकजुट होके यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ क्राइटेरियाज यहां पर रखे गए हैं, वहां पर हमें डीप से नहीं जाना है। जिन जिन चीजों को मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो हम खाली एज ए फीचर यहां पर पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो अभी मैंने पंचायत राज आपको पढ़ाया ये कम से कम 4-5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपके सिलेबस के अंदर पंचायती राज सिस्टम पढ़ना नहीं है, आपको खाली पढ़ना है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमें उतना ही पढ़ना है जितना आपके फीचर्स के अंदर है और उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या बदलाव लाया गया था पहला, आई होप कि वो बदलाव आपको समझ में आया होगा। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी। और कौन से आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया है, आर्टिकल 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के किस आर्टिकल में मौजूद है। आर्टिकल 43B आप याद रखोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अलग से पढ़ना है, वहां पर आप खुद ब खुद देखोगे, वहां पर आर्टिकल 43B पर जब हम पहुंचेंगे इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही जिक्र वहां पर किया गया होगा। अब तीसरा बदलाव क्या लाया गया, इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया पार्ट ही ऐड किया गया, पार्ट 9B। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और पार्ट ऐड किया जाता है, पार्ट 9B, जिसका जो टाइटल है वो है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि इसके अंदर सारी की सारी चीजें जो लिख के है इस पार्ट के अंदर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ही रिगार्डिंग लिखी गई है। अभी तक हमने पढ़ा था पार्ट 9 के अंदर किसको रखा गया था, पंचायती राज को रखा गया। पार्ट 9A के अंदर किसको रखा गया था, अभी हमने पढ़ा था म्युनिसिपलिटीज को रखा गया। अब यहां पर नया पार्ट है, पार्ट 9B के अंदर किसको रखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कौन से आर्टिकल्स यहां पर बयान करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके बारे में आर्टिकल 243 ZH to 243 ZT तक जितने भी आर्टिकल है सारे के सारे आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ही जिक्र करते हैं। इसके अंदर क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, सारी की सारी चीजें यही आर्टिकल्स बयान करते हैं। आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम लास्ट फीचर पढ़ेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप एंड तक इसको देखिएगा, बहुत ही इजी आपको बाद में लगेगा। आने वाले जितने भी चैप्टर्स है हर एक चैप्टर में आपको ये सारी की सारी टर्म्स आपको काम आएगी जो अभी तक आपने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ी है। यहां पे हमें देखना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है क्या वो फेडरल इन नेचर है या वो यूनिटरी इन नेचर है। अब हम देखेंगे कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है। लेकिन ये सब देखने से पहले हम पहले समझेंगे फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है और यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या है। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि वो गवर्नमेंट जहां पर पावर्स डिवाइड होते हैं सेंट्रल और स्टेट में, यानी कि यहां पर सारे के सारे पावर्स ना ही स्टेट के पास होते हैं ना ही सारे के सारे पावर्स यहां पर सेंट्रल के पास होते हैं, वही सिस्टम कहलाता है फेडरल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो पावर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर ही नहीं होता है। आई होप कि समझ में आया होगा कि फेडरल सिस्टम किसे हम कहते हैं, वो गवर्नमेंट जहां पर पावर्स डिवाइड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि ना ही यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होते हैं ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होते हैं, दोनों के पास यहां पर अलग अलग पावर शेयर किए जाते हैं। लेकिन यूनिटरी सिस्टम किसे हम कहते हैं, वो सिस्टम या वो गवर्नमेंट जहां पर सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल के अंदर 3
लिस्ट्स रखे गए हैं। कौन कौन से लिस्ट्स है, इसके अंदर क्या लिखा गया है कि कुछ यहां पर रूल्स ऐसे हैं, कुछ यहां पर लॉज ऐसे हैं जो कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, कुछ लॉज ऐसी है जो कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, इंडिया ने ना ही यूनिटरी गवर्नमेंट को चूज किया है, ना ही यहां पर फेडरल गवर्नमेंट को चूज किया है, इसने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को चूज किया है और उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्वासी फेडरल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर ना ही फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ना ही यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया ने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को चूज किया है, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर ज्यादा पावर्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्वासी का मतलब कंप्लीट फेडरल नहीं है, थोड़ा मोड़ा फेडरल है लेकिन यूनिटरी के साथ। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा हिंदुस्तान के अंदर कौन सा सिस्टम है। क्वासी फेडरल है, ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है, यहां पर है क्वासी फेडरल। तो कुछ चीजें यहां पर फेडरल है, कुछ यूनिटरी भी है, लेकिन यहां पर जो ज्यादा थोड़े से पावर्स रखे गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उसी के रेस्पेक्टिव में कुछ पावर्स रखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्वासी फेडरल सिस्टम चल रहा है। अब हम यहां पर कुछ फीचर्स देखेंगे जिसकी मदद से आपको यहां पर समझ में आ जाएगा, हां यहां का जो सिस्टम है वो है फेडरल सिस्टम और साथ ही साथ यूनिटरी सिस्टम का भी मिक्सचर है, लेकिन ज्यादातर पावर्स यहां पर थोड़े से सेंट्रल के पास ही है, इसलिए यहां पर इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हो फेडरल फीचर्स, जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है, तो ये एक फेडरल फीचर ही कहलाएगा, यानी कि एक ही पे पास सारे पावर्स नहीं रखे गए हैं। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि अलग अलग पावर्स रखे गए हैं। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स अलग है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट्स है, यानी कि एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है यहां पर स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट ऐसे लिस्ट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जिन पर खाली स्टेट्स कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है जिन पर स्टेट्स और सेंट्रल दोनों मिला के कानून बना सकते हैं, लेकिन यूनियन लिस्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। यह हो चुका है दूसरा फेडरल फीचर। अब और भी कुछ फीचर्स है यहां पर। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक और फीचर है, यानी कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कल जाके सारे पावर्स अपनी ओर खींचेगी, नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये करने के लिए इजाजत नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि यहां पर जो जुडिशरी है वो भी आजाद है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ही यहां पर जुडिशरी को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकती है। तो जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है ये भी एक फेडरल कैरेक्टर ही है, यानी कि पावर सारे के सारे एक ही हाथ में नहीं रखे गए हैं। यहां पर जुडिशरी के अपने पावर्स रखे गए हैं। ये जो जुडिशरी का काम है उसका गवर्नमेंट के साथ कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है। रिजिड प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए यहां पर हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलना उतना इजी भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर इजीली अगर ये बदलाया जा सकता था, अब जाके यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती वो सारे के सारे पावर्स अपनी ओर खींच देती, तब स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं बच जाती। लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को इजी नहीं होता है बदलना। एंड वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था, एक फीचर हमने पढ़ा था, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे चेंजेस लाई जाती है। आई होप कि वो सारी चीजें आपको याद होगी। उसके बाद कुछ और फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी फीचर्स भी है, यानी कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ज्यादा पावर्स रखे गए हैं। जैसे हमारे कंट्री के अंदर जो स्ट्रांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्ट्रांग है, लेकिन जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है उतनी ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट की चलती नहीं है। उसके बाद दूसरा फीचर क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कंट्री के लिए ही है, यानी कि यहां पर अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पूरे मुल्क के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर एक ही चीज पूरी कंट्री को चलाती है वो कहलाती
कहलाएगा यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट फीचर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। ये फीचर भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि हमारे कंट्री के अंदर एक इंसान को एक स्टेट, एक तो अपनी स्टेट और एक कंट्री की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं मिलती है। यहां पर जिस स्टेट के अंदर जो इंसान रहता होगा उसके पास एक ही सिटीजनशिप होगी, वो होगी इंडियन सिटीजनशिप। कोई अपनी बिहार की सिटीजनशिप नहीं होगी, JNK की अपनी सिटीजनशिप नहीं होगी। तो यहां पर ये जो तीन फीचर्स है ये यूनिटरी फीचर्स को दर्शाते हैं। तो यहां पर आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे कंट्री के अंदर जो यहां पर फीचर है वो ना ही यहां पर फेडरल है ना ही यहां पर यूनिटरी है, दोनों का मिक्सचर है एंड उसी को हम कहते हैं क्वासी फेडरल। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर किस सिस्टम की गवर्नमेंट है, यहां पर याद रखोगे ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है, दोनों का मिक्सचर है जिसे हम क्वासी फेडरल कहते हैं। आई होप कि इस वीडियो की हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 17 फीचर्स। हर एक फीचर को हमने डीप तरीके से पढ़ाया है। इससे बाहर आपको फीचर्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इन सारी की सारी वीडियोस को आप कल तक रिवाइज करके रखिएगा और सारी की सारी वीडियोस को आप फिर से देखोगे, अच्छे से देखो, एक एक चीज को समझोगे। कल हम इसी पूरी के पूरी चैप्टर के रिलेटेड MCQ सीरीज कराएंगे। उसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और पेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस बाद में एग्जाम में आ जाएंगे, आपको हर किसी टाइप के क्वेश्चन से निपटने के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि खाली वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहोगे, नहीं, वहां पर कुछ हालात देकर रखे होते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे परसों फाइनेंस अकाउंटेंट एसोसिएशन का पेपर आया था, उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर यही हालात देकर थे और बताया जाता है कि ऊपर जो हालात देकर है, ऊपर जो स्टेटमेंट देकर है, बताओ कौन सी सही थी कौन सी गलत थी। उसके लिए आपको कंसेप्ट उसको समझना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। खाली ये याद नहीं रखना पड़ेगा शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट्स है, नहीं, उसके लिए फेडरल सिस्टम की भी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है वो भी याद रखना पड़ेगा। एक एक चीज को आप अच्छे से समझोगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे छूट सकता है बाद में। हर एक क्वेश्चन को आप फिर से, हर एक चीज को आप फिर से रिवाइज करोगे। तो कल मिलते हैं एक नई MCQ वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक्स।